इतिहास की जो अभी श्रृंखला चल रही है, पुरातात्विक सभ्यता लगभग समाप्ति की ओर है। क्योंकि हमने जितनी महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं वो निकाली है। आज के इस सेशन में बहुत छोटा सा सेशन होगा, 20-25 मिनट का। रेड सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ। रेड सभ्यता जो एक तरफ तो मालव जनपद से जुड़ी हुई है, कारण, और मालव जनपद, क्योंकि मालव जनपद तो ऐतिहासिक काल का, लेकिन उससे पहले रेड जो सभ्यता है वो ताम्रपाषाणिक युग और उसके बाद लोह युग। लेकिन चूंकि रेड से लोह उपकरण इतनी अत्यधिक मात्रा में हमें प्राप्त हुए हैं कि इसको राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर के नाम से भी जाना गया है। रेड और नगर दोनों का संबंध टोंक जिले से है। टोंक में जो निवाई कस्बा है वहां से तो रेड प्राप्त हो रहा है, और टोंक में रेड और नगर दोनों कालांतर में फिर मालव जनपद से भी संबंधित होते हैं। नगर तो इनकी राजधानी बनता है मालव जनपद की। आप मालव जनपद के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको हिस्टोरिकल सोर्सेज आपकी बात करी थी। तो नानसा जो यूप स्तंभ लेके उसमें सोम नामक एक मालव नरेश की जानकारी हमको प्राप्त होती है। और रेड की खुदाई से आपने 3075 सिक्के प्राप्त किए थे, ये भी आपने बखूबी देख लिया। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें रेड से पहले भी आपको बतलाना चाहूँगा। देखो, झुंझुनू के अंदर एक सभ्यता है सुनारी, लोहयुगीन सभ्यता है। पिछले सेशन में, पिछले सत्र में मैंने आपसे जिक्र किया था एपिसोड के अंदर आप लोगों से कि सबसे प्राचीन जो लोहा गलाने की भट्टी में प्राप्त हुई है वो झुंझुनू जिले के अंदर सुनारी से प्राप्त हो रही है। लोहा गलाने की भट्टी बालाथल से प्राप्त हो रही है और जयपुर के अंदर जोधपुरा से भी प्राप्त हो रही है। आप ये देखिएगा, यदि मैं शेखावाटी संभाग की बात करूं तो गणेश्वर, सीकर और अब नीम का थाना जिला, और झुंझुनू में सुनारी। इसी प्रकार से सीकर के अंदर एक सभ्यता अभी हाल ही में उत्खनित हुई है। पाटन कस्बा जो है सीकर में, उसमें बेवा एक गांव है, वहां से आपको ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुआ है। तो मैं रेड से पहले कुछ अति विशिष्ट बातों का यदि आप लोगों से जिक्र करूं तो आपको इस बारे में जानकर भी अच्छा लगेगा कि सीकर की, यदि हम शेखावाटी प्रदेश की पर्टिकुलर बात करें तो देखिएगा, एक तो यहां से आ रही है आपके सामने सुनारी, एक आ रही है आपके सामने गणेश्वर मोटे तौर पर, और एक आप अभी जो मैंने कहा आपको बेवा जो है, सुनारी जो है वो आपको जिला झुंझुनू से, गणेश्वर काफी लंबे हद तक सीकर में रहा, और चूंकि अब एक नया जिला पिछली सरकार द्वारा बना दिया गया अशोक गहलोत जी के द्वारा, तो अब सीकर के स्थान पर जिला नीम का थाना हो गया। और बेवा तो प्रॉपर सीकर में जो पाटन एक कस्बा है। फिर अब यदि चूंकि मेरी नॉलेज में कम हो कि पाटन नीम का थाना में आ गया हो तो मेरी नॉलेज में नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं सीकर में, अब यदि नीम का थाना हो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन ये आप देखिएगा, सीकर जो ये तो आपको प्राप्त हो रही है लोहयुगीन सभ्यता, और संपूर्ण हम जब लोहयुगीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन लोहा गलाने की भट्टी हमें सुनारी से प्राप्त हो रही है। एक बात, लोहे का प्याला हमें सुनारी से प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, भारतीय लोहयुगीन सभ्यता के इतिहास में धोकनी युक्त लोहा गलाने की भट्टी भी हमें सुनारी से प्राप्त हो रही है। और गणेश्वर और जो बेवा, जो ये दो सभ्यताएं प्राप्त हो रही है, याद रखना ये हैं आपके सामने चैल्कोलिथिक कल्चर्स। अब जितनी आपकी पाठ्य पुस्तकें, जितनी आपकी इस समय मटेरियल आपके सामने कोचिंग्स वगैरह का मौजूद है, उसमें बेवा सभ्यता की जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, सीकर में पाटन से प्राप्त हो रही है। यहाँ पर स्पेशली जो पोट्री जो कल्चर प्राप्त हुआ बेवा से, वो बड़ा यूनिक है। हालांकि भी शोध अनुसंधान लगातार जारी है बेवा पे, इसलिए बेवा पर बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला गया है। लेकिन चूंकि मेरी आदत में जितना मैं अपना आपको रिसर्च शोध में डाले रखता हूँ तो चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं। और आप यदि वही एक ट्रेडिशन मेथड को फॉलो करोगे, पारंपरिक तरीके, तो जो दे रखा बस उन्हीं को आप उठाते रहिए। सुनारी बेहद महत्वपूर्ण है। सुनारी के बारे में आप जान लीजिएगा, लोहा गलाने की सबसे प्राचीन भट्टी, याद रखना, लोहा गलाने की
सबसे प्राचीन भट्टी, याद रखिएगा, हमें सुनारी से प्राप्त हो रही है। ठीक, दूसरी बात, सुनारी से आपको लोहे का प्याला प्राप्त हो रहा है झुंझुनू में। आप सोच के देखिएगा कि जिसको आप ऐतिहासिक काल कहते हैं, धातु युग कहते हैं, राजस्थान में भी मानव की गतिविधियां सिर्फ एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रही, जितना आपने राजस्थान की प्रागैतिहासिक पुरातात्विक सभ्यताओं का पूरा क्षेत्र सिनेरियो आपने देखा है। यहां से आप देखिएगा कितनी विशिष्ट धोकनी युक्त, मैं पिछले सेशन में बात कर चुका हूं कि धोकनी युक्त लोहा गलाने की भट्टी क्या होती, तो मैं ज्यादा इस पर यहाँ बात नहीं करूंगा। धोकनी युक्त लोहा गलाने की भट्टी भी आपको सुनारी से ही, की भट्टी भी हमें सुनारी से ही प्राप्त हो रही है। तो यदि बेवा पे बहुत ज्यादा अभी प्रकाश नहीं पड़ा है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि बेवा जो संस्कृति, जो एक सभ्यता प्राप्त हो रहा पुरातात्विक स्थल, ये सीकर या नीम का खाना, मतलब आई एम नॉट कंफर्म राइट नाउ कि इस जिले के अंदर बेवा, लेकिन ये कस्बा पाटन है, ये याद रखना। तो पाटन जिस भी जिले के अंदर आएगा वहां पर बेवा आपको याद रखना। ये चालकोलिथिक या ताम्र युगीन या ताम्र मतलब पाषाणिक सभ्यता, क्योंकि आप जानते हो झुंझुनू के अंदर कॉपर खेतड़ी अपने आप में कॉपर का बहुत बड़ा सोर्स रहा है। गणेश्वर को जो तांबा प्राप्त हो रहा था लोह मतलब ताम्र उपकरण बनाने के लिए, सबसे शुद्ध ताम्र उपकरण आप लोग जानते हैं, सबसे प्राचीन तांबे की सभ्यता भी गणेश्वर ही है। वो इसी कॉपर जो खेतड़ी, कॉपर खेतड़ी वाला जो एरिया आज भी है कॉपर माइनिंग से यहाँ पर, वहां से प्राप्त होता है। लेकिन चूंकि मैंने आपसे आते चर्चा करी कि इस सत्र में मैं जो सबसे अधिक बात करूंगा वो करूंगा रेड सभ्यता पर। ठीक है, आप उस पर सीधा आइएगा। रेड सभ्यता, चलिए थोड़ा सा लिखने में गलती होगी, मैं सही कर देता हूँ मैं आपको, ताकि जब आप नोट्स पेन डाउन करें तो आपको तकलीफ ना हो। अब आप रेड सभ्यता के बारे में ये जान लीजिए कि लोहयुगीन सभ्यता, और ये आगे जाकर मालव जनपद की शक्ति का, सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र रहेगा। आपको ये भी बतला दूं, मालव जनपद जो आगे जाकर चाहमान राजवंश में कन्वर्ट होते हमको नजर आ रहे हैं, क्योंकि वासुदेव चौहान के जो पिता थे चाहमान, याद रखिएगा इस बात को, वो मालव जनपद के महान सेनानायक और क्षत्रप और राजा थे। क्योंकि मालव जनपद की एक बड़ी विशिष्टता थी कि यहाँ पर जो प्रबल योद्धा सेनापति होता था वही रूल करता था, वही शासक की गद्दी पर बैठता था। तो एक तो रेड सभ्यता की जो स्थिति है वो टोंक जिले में जो एक कस्बा है निवाई, ये आपको वहां से प्राप्त हो रहा है। और जिस नदी किनारे आपको रेड सभ्यता प्राप्त हो रही है वो ढील नदी है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना होगा। अब ये सभ्यता किस प्रकार की है, तो रेड असल में लोह युगीन सभ्यता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो रेड है। और चूंकि इसकी प्रसिद्धि की बात करूं मैं रेड की, चूंकि यहां पर लोह उपकरण इतनी अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं कि रेड की प्रसिद्धि हमारे सामने प्राचीन राजस्थान का टाटानगर भी के नाम से भी जाना गया। रेड को याद रखिएगा, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर। और वजह, इसको कहने की वजह कि चूंकि यहां से लोह उपकरणों की आपको प्रधानता मिल रही है, लोह उपकरणों की बहुलता मिल रही है। मैं हट जाता हूं, एक बार स्क्रीन आउट होता हूं। आप जितना जल्दी हो सकता है इस मैटर को उतार लीजिए, जितना इजीली आप लोगों से हो सके इसको ढंग से देख लीजिएगा। क्योंकि ये मालव जनपद भी, और हम जब हिस्टोरिकल सोर्सेज की जब मैंने बात करी थी आप लोगों से, तब रेड के बारे में आपने देखा था कि यहां से आपको 3075 चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए थे। तीन 3075 चांदी के आहत सिक्के हमको रेड से ही, जिसको आप प्राचीन टाटानगर भी पुकार रहे हैं। और ये जो 3075 चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए थे, ये बात भी याद रखिएगा कि ये मालव जनपद के सिक्के थे।
और ये भी आपके लिए गौर करने वाली बात है कि ये जो रेड है ये मालव जनपद की सत्ता का केंद्र रहा है। क्लियर है? राइट। मालव जनपद। अब इनकी विशेषता क्या है? 3075 चांदी के आहत सिक्कों की। राजस्थान में याद रखिएगा जो रेड से सिक्के प्राप्त हो रहे हैं चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है। याद रखिए राजस्थान में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार जो हमें प्राप्त हो रहा है वो रेड से ही प्राप्त हो रहा है। राजस्थान में 3075 सिक्के, कुछ सिक्के रेड से मालव जनपद के भी प्राप्त हुए हैं जिनमें 6 विशिष्ट ताम्र सिक्के हैं जो ठेठ मालव जनपद के सिक्के हैं। और चूंकि राजस्थान का टाटानगर रेड, अब आप इस बात से आइडिया लगाइएगा कितना ज्यादा वेटेज है। यहां से जो लोह उपकरण प्राप्त हो रहे हैं टोंक से, मतलब रेड से, माफ करना, टोंक तो चूंकि एक नगर के रूप में हमारे सामने, इनमें लोह शस्त्र, आयरन वेपन्स बहुत ज्यादा, जिनमें तलवार है, बर्छी है, भाला है, खंजर है, चाकू है, तीर है। देख लीजिएगा। तो जो आयरन वेपन्स, मैं एक बार स्क्रीन आउट हो जाता हूं आपके सामने से, आप आराम से इसको उतार लीजिए, फिर मैं और आपको लेता हूं। देखिए यहां से आपको आयरन वेपन्स, लोह आयुध बहुत ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं जिनमें आप बर्छी, भाला, तलवार, तीर, चाकू, खंजर बेसिकली आप चाकू का बड़ा रूप कह सकते हैं। तीर कमान आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा प्राप्त हो ही रहे हैं। और नो डाउट कि यहाँ से आपको क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी एक्स, कुल्हाड़ी कृषि उपकरण होने के साथ साथ यदि आप वाइकिंग्स एरा के बारे में कई बात करोगे प्राचीन काल में, तो कुल्हाड़ी बहुत बड़ा आयुध, बहुत बड़ा शस्त्र है। जब आपने नोह सभ्यता की बात करी थी भरतपुर में, वो खुद भी लोहयुगीन सभ्यता है और आप इस बात को भी देख चुके हैं। भले ही सुनारी से सबसे प्राचीन आपको लोहा गलाने की भट्टी, धोकनी युक्त लोहा गलाने की भट्टी प्राप्त हो रही हो, लेकिन संपूर्ण भारत का सबसे प्राचीनतम लोहयुगीन यदि कोई केंद्र है तो वो नोह है। और नोह से आपने देखा था कि आपको कई, मतलब एक अच्छी संख्या में रिंग वेल्स, चक्रित कूप, घेरदार कुएं प्राप्त हुए थे, जो मौर्यकालीन अति विशिष्टता है। इसी तरह के रिंग वेल्स हमें रंग महल से भी, माफ करना, रेड से भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। लगभग 115 बेलनाकार मृदभांड जिनको हम कहते हैं, क्योंकि नोह से ये जो रिंग वेल्स प्राप्त हुए थे ये संख्या में 16 प्राप्त हुए थे, जिनको आप घेरदार कूप, चक्र कूप भी कहते हैं। तो यहां से आपको 116 याद रखिएगा, माफ करना 115, 16 आपको नोह से, 115 आपको याद रखिएगा रिंग वेल यानी कि घेरदार कूप या चक्रकूप, या इनको हम वलेकूप भी कहते हैं, हमें वो प्राप्त हुए हैं 115, 115। जो विशिष्टता है मौर्य काल की। अब आप यहां समझिएगा कि जब हम इस चीज की बात करते हैं, नोट लगा लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण जितना कोरिलेट करके चीजों को देखोगे फायदे में रहोगे, नोट लगा लीजिएगा। भरतपुर से जो नोह सभ्यता आपको प्राप्त हो रही है, नोह से 16 रिंग वेल प्राप्त हो रहे हैं। अभी कुछ भी नहीं है, ये सिलेंड्रिकल टेराकोटा निर्मित
ये बड़े बड़े पोर्ट्री या मृदभांड घड़े होते हैं एक तरह का, ये वलय के रूप में रहते हैं इस प्रकार से रिंग नुमा शेप में, और ये एक के नीचे एक गहरे गड्ढे में सेट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, ये कूप बन जाता है, कुआं बन जाता है, गड्ढा कर दिया गया है। ये इस प्रकार से रिंग वेल्स के रूप में होते हैं। और भारतीय इतिहास में पहली बार रिंग वेल हमको गंगा यमुना दोआब में हमें मौर्य काल में नजर आते हैं, क्योंकि मौर्यकालीन संस्कृति लोहयुगीन संस्कृति है, ऐतिहासिक संस्कृति है। रिंग वेल्स का एक उपयोग सॉइल पिट्स के रूप में भी काम में लिया जाता है। मैंने कालीबंगा के टाइम से बार बार चर्चा करी, सॉइल पिट्स जिसको आप शोषक गर्त भी कहते हैं, भवनों से गंदे जल की निकासी के लिए इनको अंडरग्राउंड कचरा पात्र के रूप में भी इनको रखा जाता है, वलयकार मृदभांड को एक के ऊपर एक। तो आपको रेड से, जिस राजस्थान का प्राचीन टाटानगर के रूप में जाना जा रहा है, 115 रिंग वेल का पाया जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा रेड से आपको, जैसे आपको नोह से एक जाख बाबा की प्रतिमा आपको प्राप्त हुई थी, 8 फीट ऊंची शुंगकालीन, जिसको यक्ष बाबा भी कहा गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक बड़ी बात और हमें नजर आएगी। यहाँ पर भी गजमुखी यक्ष की प्रतिमा प्राप्त होती है, याद रखिएगा। रेड से गजमुखी यक्ष की प्रतिमा, गजमुखी यक्ष की प्रतिमा हमें रेड से प्राप्त हो रही है। अब ये चीजें आप जितना रिलेट करके पढ़ोगे उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा कि इस तरह की प्रतिमा रास्ते में कहां से प्राप्त हो रही है। मृदभांड पाए गए यहां से बहुत ज्यादा। अब जैसे मैंने कहा था कि नोह से आपको, पुनः नोट लगा लीजिए, नोह भरतपुर से 8 फीट ऊंची शुंगकालीन, शुंग कौन है? ब्राह्मण राजवंश है, जिन्होंने मौर्यों का पतन करके पाटलिपुत्र में अपना क्या कहना चाहिए, सत्ता स्थापित की थी। तो नोह से आपको 8 फीट ऊंची शुंगकालीन यक्ष प्रतिमा, जिसको स्थानीय भाषा में जाख बाबा के नाम से पुकारा गया है, प्रतिमा प्राप्त हुई थी। अब ये प्रतिमा असल में प्रस्तर प्रतिमा है, स्टोन से बनी हुई है, और जिस पत्थर से बनी हुई है वो भी मैं आपको बतला देता हूं। खंडित प्रतिमा है और बलुआ पत्थर से बनी है, ये सैंडस्टोन से बनी हुई है, ये बात याद रखिएगा। यहां से शुंगकालीन आपको मृण यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई। मृण का मतलब मिट्टी की प्रतिमा। ये जो प्रतिमा, ये स्टोन है, गजमुखी यक्ष की प्रतिमा, नौ से आपको, रेड से ही आपको शुंगकालीन यक्षिणी की, याद रखिएगा, शुंगकालीन यक्षिणी की हमें मृण मूर्ति प्राप्त हो रही है। कहां से? रेड से, जिसको आपने राजस्थान का प्राचीन टाटानगर भी पुकारा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, कब प्रश्न के रूप में आपके सामने आता है, इसलिए मैंने काफी विस्तार से, काफी वक्त लेते हुए इन बातों को आपके सामने रखा है। एक बार देखिए, आराम से पेन डाउन करिए आप, मैं स्क्रीन आउट होता हूं ताकि आपको लिखने में सुविधा रहे, आपको किसी प्रकार से। यहाँ रेड से आपको एक छोटा कप प्राप्त हुआ है, बिना चाक के, वो हस्त निर्मित। और यहाँ के देखो, एक मैं आपको क्लियर करूं, यहाँ का जो पोट्री ट्रेडिशन है उसके बारे में रेड का क्या मतलब है। पोट्री ट्रेडिशन का मतलब मृदभांड कला, मृदभांड परंपरा कह लीजिए, मृदभांड कला कह लीजिए, बड़ी विशिष्ट है। एक तो यहाँ से आपको संपूर्ण राजस्थान के श्रेष्ठतम, याद रखिएगा, श्रेष्ठतम मृदभांड प्राप्त हुए थे। अब जैसे आपने बालाथल में देखा कि 70% अलंकृत मृदभांड प्राप्त हुए हैं। बारोर में, गंगानगर में देखा काली मिट्टी से बने हुए आपको मृदभांड आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो श्रेष्ठतम मृदभांड आपको रेड से प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि ये जो श्रेष्ठतम मृदभांड है चाक निर्मित है। पहली बात तो एक छोटा कप आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है,
छोटा कप मृदभांड के रूप में, लेकिन ये हस्त निर्मित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हस्त निर्मित है, यानी कि बिना चाक के बना हुआ है। ये बात भी याद रखिएगा, बिना चाक के बना हुआ है और हस्त निर्मित है। ठीक है, हमने पहले कहा था कि ये छोटा कप जो, अब जो श्रेष्ठतम जो आपको यहाँ से मृदभांड प्राप्त, आपने रंग महल के बारे में देखा था कि रंग महल अपने लाल कलर के बेहद सुंदर फूलदानों के लिए, बेहद सुंदर फूलदानों के लिए प्रसिद्ध है, जिनके ऊपर काले रंग की ज्यामितीय चित्रकारी की जा रही है। यहां से एक पतली गर्दन वाला हल्के गुलाबी रंग का एक बेहद सुंदर मृदभांड फूलदान प्राप्त हुआ है, खुद रेड से भी। समझिएगा इस बात को। तो ये आपके राजस्थान की मृदभांड परंपराएं हैं। रंगमहल जो नाम पड़ा था वो इसी वजह से पड़ा था। तो यहां से एक तो आपको मौर्यकालीन पॉलिश्ड चुनार के बलुआ पत्थर से बना हुआ एक छोटा प्याला प्राप्त हो रहा है। देखो, पहले इस बात को आप लोग यहां तक की बात को अच्छे से उतार लीजिए, फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आपके सामने लूंगा। यहां तक की बात को ढंग से देखिए। आई थिंक आपने यहां तक का मैटर उतार लिया। बहुत वक्त अपने को इस रेड में नहीं लगेगा, लेकिन अब जितना भी है अब मेरी जो आदत में भैया वो तो मैं लूंगा। तो आपने देखा यहां से जो श्रेष्ठतम मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं रेड से, इनमें आपको एक तो पतली गर्दन वाला हल्का गुलाबी जो फ्लावर पॉट या फूलदान प्राप्त हो रहा है, इसका कोई मैच नहीं है, इसका कोई सानी नहीं है। दूसरा, आपको यहां से मौर्यकालीन बलुआ पत्थर से बना पॉलिश्ड स्टोन बाउल प्याला प्राप्त हो रहा है। ये भी, इसका मैच मिलना भी इनक्रेडिबल है। जो आपको यहां से जो पोर्ट्रेट एडिशंस प्राप्त हो रहे हैं, याद रखिएगा संपूर्ण राजस्थान के अंदर। तो आपको यहां से जो यदि ये प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की कौन सी पुरातात्विक संस्कृति अपने श्रेष्ठतम मृद भांडों के ले जाने के लिए, आपका आंसर होगा सीधा सीधा जो रेड है। क्लियर। ये सूती वस्त्र कॉटन इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा केंद्र था उस जमाने में। रेड याद रखना, वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था समकाल में उस जमाने में। इस बात को भी वस्त्र उद्योग का ये प्रमुख केंद्र था, याद रखना। ये लौह उपकरणों का रेड, लौह उपकरणों का ये प्रमुख केंद्र था, इसीलिए तो आपने इसको राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर भी पुकारा है। यही तो वजह है। अब यहां से आपको कई प्रकार के सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा 3075 आपको आहत सिक्के प्राप्त हुए, जो राजस्थान में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है। 300 आपको यहां से मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। 189 आपको यहां से ताम्र सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। आपको 14 मित्र राजवंश के सिक्के, कई बहुत बड़ी यहां से आपको कॉइन्स ट्रेडिशंस प्राप्त हो रही है। अलग अलग कालखंडों के, कहां से? रेड से। 3075 आपको याद रखिएगा चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। आपको यहां से 300 मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। मैंने कहा था आपको 300 आपको यहां से मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। 189 आपको यहां से कॉपर कॉइन्स भी प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर? एक खंडित यूनानी देवता अपोलो का भी सिक्का मिल रहा है, जबकि अपोलो का धनुधारी सिक्का जो ग्रीक एक देवता है वो आहर से प्राप्त हुआ, जिसकी सिक्का संख्या 2353A थी। मैंने ये बात स्पष्ट की थी। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से याद रखना, यहां से भी आपको ये इंपॉर्टेंट है, एक
नहीं, खंडित मुद्रा कहना गलत होगा। एक सिक्का ऐसा मिल रहा है जिस पर यूनानी देवता अपोलो का खंडित चित्र समझ लीजिएगा अंकित है। किस पर? रेड से प्राप्त सिक्के पर। 3075 चांदी के आहत सिक्के, 300 मालव, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेड जो है वो मालव जनपद की सत्ता का प्रमुख केंद्र था, और संभवतः यहाँ पर जिस मालव नरेश का सर्वाधिक यहाँ पर आधिपत्य रहा हो वो मालव जनपद नरेश था सोम। हालांकि सिर्फ सोम नहीं भाई, मालव जनपद का बहुत लंबे अरसे तक सुनने हमारा 150 बीसी से लेकर 300 एडी तक मालव जनपद का आधिपत्य रहा है इस क्षेत्र पर। एक बार इस पूरी संख्या को आप लोग ठीक से पेन डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए बहुत अच्छे से। तो एक यदि प्रश्न आ जाए, एक धनुर्धारी हाथ में तीर कमान लिए धनुर्धारी खड़ी स्थिति में, मतलब स्टैंडिंग पोस्चर में, यूनानी देवता अपोलो का एक सिक्का प्राप्त हुआ 2353 ए नंबर का, तो वो तो है आहड़, लेकिन यूनानी देवता अपोलो के खंडित चित्र वाला एक सिक्का कहां से मिला है? तब आपका आंसर होगा, याद रखिएगा, रेड। ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य निकल कर सामने आ रहा है। श्रेष्ठतम मृदभांड के लिए जो सभ्यता जानी जा रही है वो हमारी रेड है। गजमुखी यक्ष प्रतिमा, शुंगकालीन यक्षिणी की मृद मूर्ति हमें यहीं से प्राप्त हो रही है। सर्वाधिक मात्रा में लोह उपकरण हमें रेड से प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए आपने रेड को राजस्थान का प्राचीन टाटानगर भी जाना है। छोटा सा सेशन था, उम्मीद करता हूं कि ये नॉलेज आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और आपको आनंद भी आया होगा। यदि ऐसा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को अधिक से अधिक जोड़ें। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो राजस्थान में जनपद युग होगा। प्रयास करूँगा 1 या 2 सेशन में, मुझे लग रहा है क्योंकि मैप बेस्ड वो क्लास रहेगी तो वो 1 सेशन में पूरा करूँगा, चाहे 1 घंटे क्लास रहे। इंतज़ार कीजिए जनपद सेशन का। तब तक के लिए मुझे आपसे इजाज़त की अनुमति में चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।